नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 को। बच्चों, आज हम लोग वायु को समझेंगे और वायु में भी सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा मौसम और जलवायु। तो अधिकांशतः हम लोग मौसम और जलवायु को एक ही अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन इसका भिन्न भिन्न अर्थ होता है। इसको समझने के लिए हम लोगों को आज ये वर्कशीट समझना जरूरी होगा। खास करके मौसम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आज दिल्ली में बारिश हो गई तो हम कह देंगे कि आज वर्षा का मौसम है। और इसी तरह अगर गर्मी हो गई तो बोलेंगे कि आज का मौसम काफ़ी गर्म है। अगर सर्दी पड़ने लगी, ठंड हो गई तो आज बहुत सर्दी है। तो मौसम जो है बहुत ही कम समय में एक नियत स्थान, एक निश्चित स्थान जो होता है और उस पर वायुमंडलीय स्थिति कैसी है उसको मौसम कहते हैं। और इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, मतलब कि घंटे भर के अंदर भी परिवर्तन हो सकता है, दिन भर के अंदर भी परिवर्तन हो सकता है, 2 दिन में भी परिवर्तन हो सकता है, और इसको हम मौसम मानेंगे। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। मैंने तो आपको बताया कि आज बहुत गर्मी है और आधे घंटे में अगर बारिश होने लगे और कड़ाके की ठंड पड़ने लगे तो मौसम बदल जाएगा। उदाहरण, अभी धूप का निकलना और थोड़े समय के बाद बारिश का होना, तो ये सारी घटनाएं मौसम कहलाती हैं। अब है जलवायु। जलवायु क्या कहलाती है? तो जलवायु एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। जैसे कि भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। अब इसको मानसूनी क्यों कहते हैं? कि भारत की जो जलवायु है मानसून पर निर्भर करती है और यह कईक वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। जलवायु किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, किसी एक महीने का परिणाम नहीं होती। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। लगभग 25 वर्ष या इससे अधिक आपका मौसम कैसा रहता है, आपकी जलवायु कैसी है, तो उस ढंग से आपकी जलवायु को नामांकित किया जाता है कि यहाँ इस तरह की जलवायु है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। दशक मतलब दशहनों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है और यह एक साल का आंकड़ा नहीं है, यह बरसों बरस से होता आ रहा है कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की और हमारे यहाँ की जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। उसके बाद है कि आप एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप यह है कि क्या आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आप किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि इसका उत्तर लिखिएगा कि हम अपने शहर का तापमान समाचार द्वारा, रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, टेलीविज़न द्वारा जान पाते हैं, अखबारों द्वारा जान पाते हैं। और मौसम का पूर्वानुमान होने से हमको यह पता लगता है कि अमुक दिन बारिश होगी और अमुक दिन नहीं होगी। नेक्स्ट डे को बारिश होने वाली है तो हम उस तैयारी के साथ घर से निकलेंगे, और अगर बारिश नहीं होने वाली है तो हम जैसे निकलते हैं वैसे निकलेंगे। तो इस तरह से ये सभी पूर्वानुमान हमारी सहायता कर सकते हैं। अब है मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो मौसम को प्रभावित कर सकते हैं? तो ये हैं तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तो अब एक एक करके हम इन टॉपिक पर बात करेंगे कि तापमान क्या है, वायुदाब क्या है, पवन एवं आर्द्रता क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम तापमान। तापमान क्या होता है? तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब गर्मी का बढ़ना और घटना, यह तापमान कहलाता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु कितनी गर्म है, वायु कितनी ठंडी है, इस चीज को हम तापमान बोलते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल एक दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि हवा शीत ऋतु में ठंडी हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन क्या होता है? तो जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी पृथ्वी और ये हो गया आपका वायुमंडल, ये हो गया सूर्य। यहाँ से सूर्य की किरणें चलती हैं और पृथ्वी तक आती हैं। यहाँ आने के बाद यह इस वायुमंडल को गर्म करती हैं और यह ताप, किरणों के साथ ताप भी आता है, सूर्य का की गर्मी भी आती है, ये वायुमंडल को गर्म करती है। जब लौटती है तो वायुमंडल को गर्म करती है। तो सूर्य ताप आने से पहले मान लीजिए आपके वायुमंडल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था,
तो इसके आने के बाद ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो यह क्या हुआ, यह आतपन हुआ। सूर्य से आने वाला जो ताप है यह आतपन हुआ, जिस ताप को कि पृथ्वी ने रोक लिया। उसके बाद आतपन, सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अब देखिए कि ध्रुवों पर तापमान क्यों बढ़ता है। तो पृथ्वी की बनावट ऐसी है, गोल है, यह भूमध्य रेखा है और सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है और ध्रुवों पर तिरछा पड़ता है। तो मतलब कि सूर्याताप भूमध्य रेखा पर ज़्यादा पड़ता है और ध्रुवों पर कम पड़ता है। तो सूर्य का तापमान ध्रुवों पर कम आता है, इसलिए यहाँ ठंडा होता है, बर्फ जम जाती है। और सूर्य का ताप भूमध्य रेखा पर सीधा आता है, इसलिए यहाँ गर्मी पड़ती है। तो आप समझ गए कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्याताप घटता जाता है, पृथ्वी के आकार की वजह से और सूर्य के किरणों के तिरछापन की वजह से। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। बात सही है, गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जनसंख्या कम होती है। शहरों में वृक्ष कम होते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होती है। कार्बनिक पदार्थों के जलने से वहाँ के वातावरण में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि वहाँ गर्मी होती है। अब यहाँ है तापमापी। तापमापी एक यंत्र है जिसमें पारा भरा होता है और इसका उपयोग तापमान को मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये पारा गर्म होता है तो गर्म होकर फैलता है और यह कितनी ऊंचाई तक जाता है, इसको इस स्केल के द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाता है उतने डिग्री सेल्सियस हम तापमान मान लेते हैं। अब है वायुदाब। वायुदाब क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। मतलब कि पृथ्वी की जो सबसे निचली सतह होगी वहां पर वायु की मात्रा ज़्यादा होगी और पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी सतह होगी पहाड़ वाली, तो यहाँ पर वायु की मात्रा कम होगी। अब यहीं आप अनुमान लगा दी, कोई यहाँ खड़ा है तो उस पर इतना हवा का दाब पड़ रहा है और कोई पहाड़ पर खड़ा है तो उस पर मात्र इतने हवा का दाब पड़ रहा है। और प्लस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भी वायुमंडल या नीचे की ओर हवाएं आती हैं या फिर यह ठंड पर भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से जो समुद्र के नज़दीक खड़ा होता है, समुद्र की सतह के पास होता है, वहाँ वायुदाब ज़्यादा पड़ता है और जो पहाड़ की चोटियों पर होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। अब कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब यहाँ वायु का दाब जब ऊंचाई पर कम होता है तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं कि ऊपर पहाड़ों पर जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर से अपने ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेंगे। अब वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अगर वायुमंडल दाब निम्न होगा तो आकाश में बादल होंगे और यहाँ की हवा भी नम होगी। अब है नेक्स्ट कि कम ताप वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। यही कारण है कि देखिएगा कि फ्रिज में जो फ्रीजर लगा होता है वह फ्रिज के ऊपरी भाग में लगा होता है और नीचे वाले भाग में हम लोग सामान रखते हैं। जब वायु यह ऊपरी भाग को ठंडा करता है तो ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे कि नीचे का सामान भी ठंडा हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम नीचे लगा देंगे तो यह ऊपर की हवा ठंडा नहीं होगी और फ्रिज का सामान खराब हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत के तहत फ्रिज में फ्रीजर ऊपर लगाया जाता है। तो वायु जब भी ठंडी होती है तो यह नीचे की ओर आती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। और वायुदाब मापी भी एक यंत्र है। यहाँ देखिए ये वायुदाब मापी, इसका उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। और क्रियाकलाप 2 है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए।
तो आप लोग अगले सप्ताह के जो या यहाँ अगला लिखा है, इससे पहले का जो सप्ताह था उसका आप तापमान नोट कीजिएगा। अपने आपको अखबारों में मिल जाएगा या फिर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, और उस सप्ताह के तापमान में और इस सप्ताह के तापमान में क्या है, इस चीज़ को आप लिखिएगा, क्या अंतर आया। यह क्रियाकलाप आपको करना है। अब यहाँ 3 प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है, और ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। उत्तर, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है जबकि ध्रुवों पर तिरछा। इसकी वजह से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न 2 है कि गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो इसका उत्तर है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। फिर प्रश्न 3 है कि ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है। तो ठंडे क्षेत्रों में उच्च वायुदाब होता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी आसान लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही। तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।